दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां भ्रष्टाचार, खोई हुई विरासत और एक भयंकर बदले की आग एक साथ मिलती हो? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम द मिस्ट्री ऑफ दनकार के इस जबरदस्त एक्शन नैरेटिव की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहद खास एक्सप्लेनर को। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, जरा सोचिए, एक पूरे के पूरी आबादी बिना कोई निशान छोड़े आखिर गायब कैसे हो सकती है? मतलब पुलिस है, कानून है, फिर भी लोग ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में उड़ गए हों। ये इस कहानी का वो सबसे बड़ा राज है जो आपको शुरू से ही बांध लेगा। और हम यहाँ 10-20 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, 1200 लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पुणे की पार्वती बस्ती से रातों रात इतने सारे लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक साथ गायब होना ये साफ इशारा करता है कि हम यहाँ किसी बहुत ही खतरनाक और बड़े सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर। सेक्शन 1, पार्वती बस्ती के लापता लोग और उनकी रहस्यमयी गुमशुदगी। देखिए, सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? ये जो लोग गायब हुए ना, ये कोई बड़े अपराधी या गैंगस्टर नहीं थे। ये बेचारे आम कामकाजी लोग थे, जैसे हमारे और आपके आसपास के दूध वाले, पेपर वाले या मजदूरी करने वाले लोग। अचानक रात के अंधेरे ने इन मासूम जिंदगियों को निगल लिया और इनके पीछे छूट गए इनके रोते बिलखते परिवार, जो सालों तक बस इनके लौटने का इंतजार करते रहे। ये सोचकर ही अंदर तक झकझोर देने वाली फीलिंग आती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, क्रूर दंड का कैंप। एक ऐसा जंगल जहां से कोई वापस नहीं लौटता। तो आखिर इन गायब हुए लोगों के साथ हुआ क्या? यहाँ एक बहुत ही बड़ा और भयंकर कंट्रास्ट है। एक तरफ थी उनकी पुणे शहर की पहले वाली जिंदगी, जहां आज़ादी थी, उनके अपने परिवार थे और एक नॉर्मल जॉब थी। और दूसरी तरफ है ये दंड का कैंप। यहाँ मिलती है पूरी तरह से गुलामी, बिल्कुल अकेलापन और जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी। इन मासूम लोगों को उनकी आम जिंदगियों से नोचकर इस नरक में धकेल दिया गया। मैं असुरा हूं। यहाँ लोग जिंदा तो आते हैं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाते। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये डायलॉग हमारी कहानी के सबसे खौफनाक विलेन असुरा और उसके उतने ही हिंसक बेटे उग्रा का इंट्रोडक्शन है। ये साफ बताता है कि इनका खौफ किस हद तक हावी है। असुरा की पकड़ आखिर कितनी मजबूत है। वो भागने वालों को उसी वक्त मौत के घाट उतार देता है, लोगों से जानवरों की तरह काम निकलवाता है, चिंचोली चेकपोस्ट के जरिए ट्रकों में भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करता है और लोकल पुलिस को मोटी रिश्वत देकर उनकी बोलती बंद रखता है। एकदम लोहे की तरह मजबूत और अभेद्य आपराधिक साम्राज्य बना रखा है उसने। यहाँ से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, सब इंस्पेक्टर विक्रम की एंट्री, एक धोखेबाज हीरो। अब हीरो की एंट्री होती है, पर रुकिए, ये कैसा हीरो है? विक्रम का कैरेक्टर शुरू में बिल्कुल अलग दिखता है। वो खुलेआम रिश्वत मांगता है, माफिया के ड्रग शिपमेंट्स को प्रोटेक्शन देता है, यहाँ तक कि ईमानदार पुलिस वालों का मजाक भी उड़ाता है। उसके लिए इंसाफ से ज्यादा पैसा मायने रखता है। कहानी जानबूझकर इस भ्रष्ट छवि को हमारे सामने पेश करती है ताकि आगे आने वाला सिनेमैटिक ट्विस्ट और भी ज्यादा मजेदार लगे। विक्रम की सूचना बहुत ही ज्यादा निराशावादी है। उसका मानना है कि आइडियल पुलिस वाला जो नियम मानता है, उसको आखिर में बस सजा मिलती है या वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ माफिया सारे रूल्स तोड़कर भी सारी पावर एंजॉय करता है। अपने इसी लॉजिक की वजह से शुरू में विक्रम हमें इस सड़े हुए सिस्टम का ही एक हिस्सा लगता है। लेकिन अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। एसीपी भवानी की विरासत, एक छिपा हुआ अतीत। एसीपी भवानी ये एक ऐसी लेजेंडरी और निडर पुलिस ऑफिसर थीं जिन्होंने शहर में कदम रखते ही असुरा के ड्रग एम्पायर को खत्म करने और उन 1200 गायब लोगों को बचाने के लिए एक आर पार की जंग छेड़ दी थी। उनकी यही हिम्मत, यही धर्म युद्ध वो असली चिंगारी थी जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। तो आइए इन घटनाओं के दुखद सिलसिले को थोड़ा समझते हैं। भवानी असुरा को चुनौती देती है, फिर असुरा घात लगाकर हमला करता है। इसमें विक्रम के पिता इंस्पेक्टर शंकर मारे जाते हैं। गर्भवती भवानी को दंडका में ले जाकर गुलाम बना लिया जाता है और उसके बाद उनके नन्हे बच्चे विक्रम को बचाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो भ्रष्ट पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे महान शहीदों का अपना बेटा है। अब सवाल ये है कि विक्रम का ये जो भ्रष्ट किरदार है, ये बदलता कैसे है?
होता कुछ यूं है कि संकल्प नाम का एक पत्रकार मरते मरते विक्रम को एक ऐसी सच्चाई बताता है जो सब बदल कर रख देती है। वो बताता है कि वो 1200 ग्रामीण मरे नहीं हैं, वो आज भी उस दंड का जंगल में जिंदा हैं। ये एक अकेला पल विक्रम की उस निराशावादी दुनिया को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है और उसे अपनी असली पहचान अपनाने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ से शुरू होता है आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, दंडक में अंतिम संघर्ष यानी खूंखार प्रतिशोध। पुलिस की वर्दी में तुमने जिस विक्रम को देखा था वो अब मर चुका है। उफ, क्या लाइन है! ये बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमारा हीरो अपने उस भ्रष्ट और लालची चोले को हमेशा के लिए उतार फेंकता है और एक बेहद खतरनाक बदला लेने वाले अवतार में सामने आता है। विक्रम का ये अकेले दम पर किया गया हमला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहला कदम, विक्रम उस अभेद्य दंड का जंगल में घुसपैठ करता है। दूसरा, वो बेहद क्रूरता से असुरा के बेटे उग्रा का खात्मा करता है। तीसरा, वो उन 1200 बंदी ग्रामीणों को बरसों की गुलामी से आजाद कराता है। और चौथा कदम, वो सीधे असुरा से जाकर भिड़ जाता है। एकदम कमाल का एक्शन सीक्वेंस है ये। और आखिर में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही जज्बाती और आग उगलता हुआ क्लाइमैक्स। एक बदला लेने वाला बेटा अपनी गुलाम माँ यानी एसीपी भवानी से एक क्रिमिनल साम्राज्य के खंडहरों के बीच वापस मिलता है। जब ये माँ बेटे की जोड़ी आखिरकार अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए एक साथ खड़ी होती है, तो दोस्तों ये इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल और संतुष्ट करने वाला पल बन जाता है। तो इस शानदार एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब इस एक विचारोत्तेजक सवाल पर थोड़ा गौर करें। जब एक पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से इस कदर टूट चुका हो, तो क्या एक राक्षस को हराने के लिए सच में एक दूसरे राक्षस की ही जरूरत पड़ती है? विक्रम का वो हिंसक और अराजक तरीका भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन जरा सोचिए, क्या उन 1200 जिंदगियों को बचाने का कोई और रास्ता बचा था? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।